जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन सोल। और मेरा नाम है शुभो। और आज हम लोग इस वीडियो में सोनम वांगचुक जी, जिनको हम एज ए एक्टिविस्ट जानते हैं, जो एक्टिविस्ट होने के साथ एक इंजीनियर और एडुकेटर भी है, और जो लद्दाख से आते हैं और लद्दाख की लोगों के बारे में, लद्दाख की डेवलपमेंट के बारे में और लद्दाख की जो ट्राइबल और इंडिजिनस जो पॉपुलेशन है उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं। उनके लिए सरकार से अपना डिमांड रखते हैं और पॉलिटिकली भी वो एक्टिव रहते हैं। तो उन्हीं के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सोनम वांगचुक जी क्या सिर्फ एक एक्टिविस्ट है या फिर एक पॉलिटिशियन है जो अपना पॉलिटिकल एजेंडा को हासिल करने के लिए एक्टिविज़म का सहारा लेते हैं? तो इसी टॉपिक के ऊपर आज हमारा ये वीडियो है। तो इस वीडियो के अंदर हम सोनम वांगचुक जी का जो सोच है और उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम उनके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं। तो उनका जन्म हुआ था 1 सितंबर 1966 पे। कहाँ पे? लद्दाख के अंदर जो ले डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे आलची करके एक जगह है, तो वहाँ पे 1 सितंबर 1966 को उनका जन्म हुआ। देखिए, लद्दाख के अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट है, एक हो गया करगिल डिस्ट्रिक्ट, दूसरा हो गया ले डिस्ट्रिक्ट। तो इनका जन्म हुआ था ले डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, इनका एजुकेशन में इन्होंने बीटेक किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ऊपर। कहाँ से किया? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर, यानी NIT श्रीनगर से इन्होंने बीटेक किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ऊपर। तो NIT में एक सीट हासिल करना, वहाँ पे पढ़ना, ये एक बड़ी बात है, क्योंकि NIT में चांस पाने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, जो कि बहुत ही टफ एग्ज़ाम होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोनम वांगचुक जी पढ़ाई में, एजुकेशन में पहले से ही बहुत ज़्यादा अच्छे थे। और उन्होंने उसके बाद बीटेक करने के बाद फ्रांस के क्रेटर से आर्टदेन आर्किटेक्चर के ऊपर पढ़ाई की। आर्टदेन आर्किटेक्चर मतलब मिट्टी से, मतलब सॉइल से जो बिल्डिंग बनाया जा सकता है, क्या जो आर्किटेक्चर बनाया जा सकता है, उनके ऊपर जो पढ़ाई होता है उसको बोलते हैं आर्टदेन आर्किटेक्चर। मतलब सॉइल को यूज़ करके कुछ बनाना, बिल्डिंग बनाना, घर बनाना, इसी को बोलते हैं आर्टदेन आर्किटेक्चर। तो इसके ऊपर पढ़ाई उनका फ्रांस में हुआ। अच्छा, अब वो जब देश में लौटे उसके बाद उन्होंने 2 ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन किया। पहला ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जिसका वो फाउंडिंग डायरेक्टर भी है, वो है स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। ये पहला हो गया। दूसरा क्या? हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख, HIAL। तो ये 2 ऑर्गेनाइजेशन यानी 2 इंस्टीट्यूशन का उन्होंने फाउंडेशन किया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उनका 2 इम्पॉर्टेंट इनोवेशन भी है जो लद्दाख के लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। वो क्या? पहला उनका जो इनोवेशन है वो है आइस स्तूपा प्रोजेक्ट। आइस स्तूपा प्रोजेक्ट मतलब यहाँ पे उन्होंने आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाया, कॉनिकल शेप का आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाया। तो इन ग्लेशियरों का काम क्या है? वाटर को स्टोरेज करना। हाई ऑल्टीट्यूड एरिया जो है, एराइड जो हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है लद्दाख के अंदर, वहाँ पे ऐसे आर्टिफिशियल कॉनिकल ग्लेशियर बना के उसके अंदर पहाड़ का जो पानी है उसको सेव करके रखना, कि बाद में जब ज़रूरत पड़े तो उस पानी को लोग यूज़ कर पाए। ये हो गया उनका पहला इनोवेशन। दूसरा क्या? उन्होंने पहले से हमने देखा कि उन्होंने आर्टदेन आर्किटेक्चर के ऊपर अपना पढ़ाई करके रखा था। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया? एक लो कॉस्ट सोलर हीटेड मड आर्टदेन पैसिव बिल्डिंग सूटेबल फॉर एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट। उन्होंने लद्दाख के अंदर बहुत ही कम पैसों में, बहुत ही लो कॉस्ट में सोलर हीटेन, मतलब सूरज की जो रोशनी है उससे हीट होके, स्ट्रॉन्ग होके, मड और आर्ट से, यानी सॉइल और मड से पैसिव टाइप का बिल्डिंग बनाया उन्होंने। जो बिल्डिंग मिट्टी से बना था, जो घर मिट्टी से बना था, लेकिन जो एक्सट्रीम कोल्ड हार्श वेदर होता है लद्दाख का, उसको झेलने के लिए बिल्कुल तैयार था। तो लद्दाख के अंदर जिन लोगों के पास उतना साधन, उतना पैसा नहीं है कि जो अपना सही तरीके से घर बना पाए, तो उनके लिए ये बहुत ही इफेक्टिव था, क्योंकि कम पैसों में ये मिट्टी का घर बन जाता था। और जो लद्दाख का जो हार्श वेदर है, जो हार्श कोल्ड है, उसको भी ये घर अच्छे से झेल लेता था। तो इसके अंदर जो लोग रहते थे वो एक्सट्रीम कोल्ड से बच जाते थे, क्योंकि लद्दाख का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही एक्सट्रीम कोल्ड होता है, क्योंकि ये एक कोल्ड डेजर्ट है लद्दाख।
अब आते हैं उनका अवार्ड्स और रिकॉग्निशन, उनको क्या क्या अवार्ड मिला और कहाँ से क्या क्या रिकॉग्निशन मिला। तो पहला अवार्ड जो उनको मिला रामन मैग्सेसे अवार्ड, 2018 को उनको ये अवार्ड मिला रामन मैग्सेसे। और उसके बाद ग्लोबल अवार्ड मिला फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर, ग्लोबल अवार्ड मिला उनको फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर, यानी बहुत ही कम पैसों में बना हुआ जो बिल्डिंग, जो आर्किटेक्चर होता है, जो सालों साल चलता है, जो सस्टेनेबल होता है, उसी के लिए उनको, मतलब ये जो लो कॉस्ट सोलर हीटेड मड अर्थ एंड पैसिव बिल्डिंग जो उन्होंने बनाया था, इसके लिए उनको ग्लोबल लेवल पे अवार्ड मिला। फिर उसके बाद अशोका फेलोशिप मिला और रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज मिला। ये सब छोड़ के भी और भी अवार्ड उनको मिले। तो बहुत सारे देश से उनको रिकॉग्निशन भी मिला कि वो एक अच्छे साइंटिस्ट है, अच्छे इंजीनियर है, अच्छे एंटरप्रेन्योर है। तो ये सारी चीज़ उनको मिला। तो एक तरीके से हम उनके बारे में इतना तो जान पाए कि सोनम वांगचुक जी एक हाईली एजुकेटेड इंसान थे, एक इनोवेटर थे, जो नए नए चीज़ को इन्वेंट करते थे, बनाते थे, और उनको इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन भी मिला था। ये हो गया उनके बारे में बेसिक नॉलेज। अब आते हैं उनका जो एक्टिविज़म है, मतलब लद्दाख के लिए क्या क्या उनका डिमांड था, लद्दाख के बारे में वो क्या क्या बोलते थे, लद्दाख के लिए वो क्या क्या डिमांड करते थे, किसके ऊपर बेस करके उनका जो एक्टिविज़म, जो प्रोटेस्ट चलता था, वो कौन सी टॉपिक के ऊपर बेस करके चलता था। ये सारी चीज़ अब हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले उन्होंने उनके लद्दाख के लिए उनका पहला डिमांड जो था, मतलब अभी भी है, जो पहला डिमांड है उनका मोर ऑटोनॉमी और स्टेटहुड। ये उनका फर्स्ट डिमांड है कि ये लद्दाख को स्टेटहुड मिलना चाहिए। जब से लद्दाख के ऊपर से, यानी जम्मू कश्मीर के ऊपर से 370 हटा है, लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी बना है, तो तब से उनका ये डिमांड है कि लद्दाख को एक मोर ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए और एक स्टेटहुड मिलनी चाहिए, और लद्दाख को 6 शेड्यूल स्टेटस देना चाहिए, और लद्दाख के अंदर जो एनवायरनमेंट है उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए, और लद्दाख के अंदर जो युवा है, जो यंग जनरेशन है, उनको उनके जॉब के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए, लद्दाख के अंदर जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है, यानी जो शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है, उनको गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इन सारे डिमांडों के साथ वो सरकार के साथ बात करता है और लद्दाख के लिए ये सारी चीज़ डिमांड करते हैं। तो पहला डिमांड उनको हमने क्या बोला, ये स्टेटहुड उनका डिमांड है। स्टेटहुड में क्या होता है, उनका डिमांड ये है कि भारत के अंदर जो बाकी जो 28 स्टेट है, उनके तरह, उन्हीं के तरह लद्दाख को भी एक स्टेट बनाया जाए, और स्टेट के पास जो कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होता है स्टेट गवर्नमेंट के पास, ऐसा ही एक स्टेट गवर्नमेंट लद्दाख के अंदर बनना भी चाहिए। और लद्दाख को, और लद्दाख का जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो दायित्व है वो उसी गवर्नमेंट को मिलना चाहिए, यानी बाकी स्टेट जैसे काम करता है ऐसे ही लद्दाख को भी एक स्टेटहुड देना चाहिए। ये उनका पहला डिमांड है। अब ये हो गया स्टेटहुड के बारे में उनका डिमांड। फिर आता है 6 शेड्यूल स्टेटस फॉर लद्दाख। अब 6 शेड्यूल स्टेटस में क्या होता है, जहाँ पे भारत देश के अंदर ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ पे ये 6 शेड्यूल उन सारे जगह को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो 6 शेड्यूल है उसमें डाली जाती है। और ये 6 शेड्यूल का जो खासियत है, जो स्पेशलिटी है, वो क्या है, जहाँ पे ये शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन रहते हैं वहाँ पे एडीसी बनाया जाता है। एडीसी मतलब ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाया जाता है। यानी भारत के अंदर जो नॉर्थ ईस्टर्न बहुत सारे स्टेट है, जैसे कि असम हो गया, मिज़ोरम हो गया, मेघालय हो गया, फिर आपका त्रिपुरा हो गया, यहाँ पे जहाँ पे इस सारे स्टेट के अंदर जहाँ पे ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब लोग रहते हैं, तो वहाँ पे ये एडीसी बनाया गया है। एडीसी का काम क्या होता है, ये एडीसी का काम होता है, यानी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का काम होता है उन सारे शेड्यूल ट्राइब एरिया का जो लैंड है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर है, जो एग्रीकल्चर के ऊपर कोई भी डिसीजन लेना हो, इन सारे डिसीजन कौन लेता है, एडीसी। मतलब जहाँ पे शेड्यूल ट्राइब एरिया है वहाँ पे कई जगह पे स्टेट गवर्नमेंट से भी ज़्यादा पावरफुल होता है ये एडीसी। तो अब सोनम वांगचुक का ये डिमांड है कि लद्दाख को, पूरे लद्दाख को 6 शेड्यूल के अंदर डाला जाए, क्योंकि ताकि जो ट्राइबल एरियाज है उनको लैंड राइट मिले, लोकल गवर्नेंस का साथ मिले। क्योंकि देखिए एडीसी जो बनता है, एडीसी में जो लोकल लोग होते हैं, जो लोकल पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, उनसे ये एडीसी बनता है। तो एक तरीके का मान लीजिए शेड्यूल ट्राइब एरिया का जो कंट्रोल है, जो
टैक्स, अच्छा शेड्यूल ट्राइब एरिया का जो टैक्स उस एरिया से जो टैक्स कलेक्शन होगा ये सारे कुछ एडीसी करता है। तो यानी एक तरीके का मान लीजिए शेड्यूल ट्राइब एरिया का कंट्रोल वहाँ का जो इंडिजिनस लोग हैं वहाँ का, मतलब उसी एरिया का जो ट्राइबल जो लोग हैं उनके पास उसका पावर रहता है एडीसी के माध्यम से। तो अब क्या हो गया, अब उनका डिमांड ये है कि वांगचुक जी का कि ये सारे जो ट्राइबल एरियाज़ हैं इसके लैंड राइट, लोकल गवर्नेंस और इंडिजिनस कल्चर और इन्वायरमेंट को सिक्योर करने के लिए लद्दाख के अंदर भी और लद्दाख को भी 6 शेड्यूल के अंदर डालना चाहिए। ये हो गया उनका पहला 2 डिमांड डिटेल में। तीसरा डिमांड क्या है? तीसरा डिमांड ये है उनका, ये जो लोकल जो पॉपुलेशन है उनका जो लिविंग ट्रेडिशनल लिविंग वेज है और जो लैंड है और इनके लिए जो शेड्यूल ट्राइब जो पॉपुलेशन है इनको गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो ये सारे डिमांड है। अब गवर्नमेंट का कहना ये है कि देखिए आपका गवर्नमेंट जॉब में शेड्यूल ट्राइब का जो रिजर्वेशन आपको चाहिए जिसके लिए आप डिमांड कर रहे हो वो हम देने के लिए तैयार है। जो एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन, कल्चरल प्रोटेक्शन की डिमांड आप कर रहे हो वो हम देने के लिए तैयार है। जो आप अपने भाषा को प्रमोट करने की, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया था, लास्ट जो मीटिंग हुआ था सोनम वांगचुक जी और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है लद्दाख के अंदर उनके साथ जब मीटिंग हुआ था तो लद्दाख के अंदर 2 इंडिजिनस लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। तो लैंग्वेज, कल्चर, ये सारे प्रोटेक्शन का जो भी डिमांड है वो गवर्नमेंट फुलफिल करने के लिए तैयार है। इसीलिए जो गवर्नमेंट जॉब के अंदर और गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे जो एसटी पॉपुलेशन के लिए जो 45% जो रिजर्वेशन था उसको इंक्रीज करके 85% किया गया। तो ये सारे चीज़ गवर्नमेंट ने किया। लेकिन गवर्नमेंट ये बोल रहा है फिलहाल के टाइम में हम लद्दाख को पूरा का पूरा स्टेटहुड नहीं दे सकते और 6 शेड्यूल में नहीं डाल सकते। ये 2 डिमांड गवर्नमेंट नहीं मान रहा है और इसको लेके सोनम वांगचुक जी और ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसके खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट का कहना ये है, अगर देखिए लद्दाख जो है वो एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन में बैठा हुआ है। स्ट्रैटेजिक लोकेशन मतलब जियोग्राफिकली अगर देखें लद्दाख क्या करता है, लद्दाख चाइना के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है और पीओके यानी पाकिस्तान के साथ भी, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। तो ऊपर से लद्दाख के ऊपर कौन है, सियाचिन है, तो सियाचिन को भी मेंटेन करना है। तो अगर लद्दाख को पूरा स्टेटहुड दिया जाए और लद्दाख के अंदर एक नया चीफ मिनिस्टर बने, अगर वो चीफ मिनिस्टर के साथ सेंट्रल का रिलेशन अच्छा नहीं बना तो लद्दाख को एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन में उसको मेंटेन करने के लिए जो पावर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होना चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा नहीं। अगर वहाँ पे एक नया लेजिस्लेचर बन गया, नया चीफ मिनिस्टर आ गया, फिर वहाँ पे जो लोकल पॉलिटिकल पार्टी है वो उसके पास ज़्यादा पावर आ गया, तो अब तब सेंट्रल गवर्नमेंट को दिक्कत आएगा कि कैसे उस एरिया को अच्छे से गवर्न करे। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को दिक्कत आ सकता है। तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा है कि हम फिलहाल के टाइम में लद्दाख को हम ऐसे स्टेटहुड नहीं दे सकते, क्योंकि वो एक जियोग्राफिकली एक क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक पोजीशन में बैठा हुआ है, जहाँ से दोनों तरफ 2 हॉस्टाइल कंट्री, हमारे जो हॉस्टाइल कंट्री है वो बैठे हुए हैं। ये पहला रीज़न हो गया। तीसरा रीज़न क्या है, लद्दाख का पॉपुलेशन है 3 लाख। अब अंडमान निकोबार वो भी एक यूनियन टेरिटरी है, उसका पॉपुलेशन है 4 लाख के आसपास होगा, मतलब लद्दाख से ज़्यादा है अंडमान। अब देखिए एक स्टेट होने के लिए एक अच्छा खासा बड़ा पॉपुलेशन भी चाहिए, तब जाके आपको स्टेटहुड मिलता है। तो लद्दाख के पास उतना पॉपुलेशन तो है नहीं। अब आज लद्दाख को अगर हम स्टेटहुड दे देते, स्टेटहुड दर्जा दे देते हैं, तो कल को अंडमान निकोबार भी डिमांड करेगा कि हमें भी स्टेटहुड चाहिए। और अंडमान निकोबार तो और भी क्रिटिकल जियोग्राफिकल स्ट्रेटेजिक पोजीशन में खड़ा हुआ है, तो वहाँ पे भी अगर ऐसा गवर्नमेंट आ गया कि जो देश की बात नहीं सुन रहा है, कि बाहर की देश वेस्टर्न कंट्री का बात ज़्यादा सुन रहा है, तो भारत के लिए और भी दिक्कत हो जाएगा। तो ये सारे सोच के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला हम फिलहाल के टाइम में ये स्टेटहुड हम एफोर्ड नहीं कर सकते। अब आते हैं 6 शेड्यूल के बात में। 6 शेड्यूल के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोल रहा है अगर हम पूरे लद्दाख को भी 6 शेड्यूल में डाल दे तो लद्दाख के अंदर अगर डेवलपमेंट हमें करनी है तो हमें तो लैंड एक्वायर करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे करेंगे? तब अगर हम पूरे लद्दाख को 6 शेड्यूल में डाल देंगे तो हम वहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लैंड एक्विजिशन कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो एडीसी के अंदर चला जाएगा और पूरा का पूरा लद्दाख एक सिक्योर जोन बन जाएगा। शेड्यूल ट्राइब एरिया पूरा का पूरा लद्दाख को अगर हम 6 शेड्यूल में डाल दें तो पूरा का पूरा लद्दाख में ना बाहर की कोई प्राइवेट कंपनी ज़मीन ले पाएंगे,
ना गवर्नमेंट ज़मीन एक्वायर करके कुछ बड़ा काम कर पाएगा, कोई बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट लगा पाएगा। ऊपर से लद्दाख के अंदर बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल है और बहुत सारे मिनरल्स लद्दाख के ज़मीन के नीचे है, तो उसको भी अगर ज़रूरत पड़े भारत के सरकार उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे सोच के साथ भारत के जो गवर्नमेंट है ये बोल रहे हैं कि फ़िलहाल के टाइम में हम 6 शेड्यूल पूरे लद्दाख को 6 शेड्यूल स्टेटस नहीं दे सकते और स्टेटहुड भी नहीं दे सकते। ये सारे कारण सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो अगर मान लीजिए अगर सोनम वांगचुक जी लद्दाख की डेवलपमेंट चाह रहे हैं, तो वहाँ पे लोगों की एम्पावरमेंट चाह रहे हैं, तो वहाँ पे लोगों को अच्छे रोज़गार, अच्छे जॉब, अच्छे बिजनेस करने की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी सारे कुछ लद्दाख के अंदर आए, तो ये सारे चीज़ वो मांग कर रहे हैं। तो बाहर से कंपनी को वहाँ पे प्रोजेक्ट लगानी पड़ेगी, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट जॉब तो लिमिटेड है। अब जितना भी कर लीजिए गवर्नमेंट जॉब का जो संख्या है वो तो लिमिटेड होता है, लेकिन अगर किसी जगह पे डेवलपमेंट करनी है तो वहाँ पे प्राइवेट कंपनियाँ अपने प्लांट वगैरह बोल लीजिए, अपने जो बिज़नेस है उसको लेके जाता है, फिर वहाँ पे जॉब क्रिएट होता है, बिज़नेस क्रिएट होता है। तो अगर 6 शेड्यूल भी आप मांग रहे हो पूरा का पूरा लद्दाख के लिए, तो पूरा का पूरा लद्दाख 6 शेड्यूल के अंदर चले जाएंगे, तो वहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, क्योंकि लैंड एक्विजिशन में प्रॉब्लम आएगा। प्राइवेट कंपनी के लिए लैंड लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, बाहर से लोग नहीं आएंगे उधर, तो ये सारे दिक्कत तब आने लगेंगे। तो इसीलिए ये जो 6 शेड्यूल वाला जो हिसाब है और लैंड स्टेटहुड का जो डिमांड है, ये दो से अभी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद को दूर रख रहा है। तो इसी को लेके सोनम वांगचुक जी और ज़्यादा प्रोटेस्ट को इंटेंसिफाई कर रहे थे। तो अब ये तो हो गया उनके डिमांड, सोनम वांगचुक जी का जो एक्टिविज्म का जो डिमांड है उसके बारे में हम लोग जान लिए। फिर हम आते हैं गवर्नमेंट क्या बोल रहे थे, गवर्नमेंट कैसे उसको काउंटर कर रहा है, गवर्नमेंट का क्या क्लेम है, गवर्नमेंट क्या बोलना चाहता है लद्दाख के लोगों को, ये सारी चीज़ भी हम लोग समझ लिए। अब हम देखेंगे सोनम वांगचुक जी का प्रोटेस्ट और उसका एक्शन क्या है। देखिए सोनम वांगचुक जी खुद को एक गांधीवादी बोलते हैं कि वो वायलेंस में विश्वास नहीं रखते, वो वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते, वो बातचीत करके, नेगोशिएशन करके गवर्नमेंट से अपना डिमांड को मनवाएंगे और अपने जो टारगेट है उसको हासिल करेंगे, और लद्दाख के लोगों की डेवलपमेंट के लिए जो बातचीत, जो नेगोशिएशन गवर्नमेंट के साथ उनको करना पड़े वो करेंगे। तो अगर उनके बाद गवर्नमेंट जब नहीं सुनता है, तब वो क्या करते हैं, वो हंगर स्ट्राइक करते हैं, मार्च करते हैं, यानी पदयात्रा। वो लद्दाख से पैदल चल के दिल्ली आए थे एक बार। फिर क्या, पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, फास्टिंग करते हैं, और अपील एंड नेगोशिएशन विथ अथॉरिटीज़। बहुत गवर्नमेंट, डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट छोड़ के भी जो लोकल अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट सपोर्टेड जो अथॉरिटीज़ है उनके साथ बात करते हैं। तो देखिए वो जब से ये 370 हटा, उसके बाद लद्दाख जब से एक अलग से यूनियन टेरिटरी बना, फिर तब से ये स्टेटहुड और 6 शेड्यूल को लेके बहुत बार उन्होंने हंगर स्ट्राइक कर रखा है। और रिसेंटली 10 सितंबर 2025 को उन्होंने हंगर स्ट्राइक शुरू किया था, वो 25 सितंबर 2025 को ख़त्म किया। बीच में एक वायलेंट प्रोटेस्ट भी हुआ लद्दाख के अंदर, इसको लेकर भी हम बात करेंगे। ये हो गया उनका हंगर स्ट्राइक। फिर ये मार्च यानी पदयात्रा, उन्होंने एक बार दिल्ली सीधा लद्दाख से पैदल चल के उनके जो सपोर्टर्स थे उनको लेके दिल्ली आए थे। उनका एक ही डिमांड था कि वही 6 शेड्यूल और स्टेटहुड और लद्दाख के लोगों के लिए डेवलपमेंट, और लद्दाख के अंदर एम्पावरमेंट, लोगों की एम्पावरमेंट और जॉब क्रिएशन और बिजनेस क्रिएशन। फिर क्या, पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन। वो पब्लिक मीटिंग करते हैं, पब्लिक को समझाते हैं कि कैसे हम लोग गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करके कैसे हम लोग अपना काम करेंगे। वो लेह में भी बहुत बार फास्ट कर चुके हैं, यानी अनेक्शन, कारगिल में भी कर चुके हैं। तो वो लोगों को समझाते हैं, लोगों को ये समझाते हैं कि कैसे हम 6 शेड्यूल और स्टेटहुड को हासिल कर पाएंगे, कैसे हम गवर्नमेंट से बात कर पाएंगे, कैसे गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ पाएंगे, कैसे प्रोटेस्ट करेंगे। ये सारी चीज़ वो करते हैं और अपील्स एंड नेगोशिएशन विद अथॉरिटीज़, और अथॉरिटी से बात करके अपना जो डिमांड है उसको हासिल करने की कोशिश वो करते थे। अभी फ़िलहाल वो अरेस्ट हो चुके हैं। क्यों हुआ है वो भी हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये उनका प्रोटेस्ट और उसको प्रोटेस्ट को आगे ले जाने के लिए जो एक्शन है वो यही है। वो वायलेंस में खुद को बोलते हैं कि हम वायलेंस में विश्वास नहीं रखते, तो करके वो हंगर स्ट्राइक करते हैं, मार्च यानी पदयात्रा 2 करते हैं, पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन, फास्टिंग, ये और अथॉरिटी के साथ बात करना, ये सारे उनके प्रोसीड्योर में आता है।
तो ये सारे तो सब ठीक था। उन्होंने पदयात्रा की, हंगर स्ट्राइक की, गवर्नमेंट से बातचीत की, अथॉरिटी को समझाया, लोगों को समझाया, सब कुछ ठीक था। ये कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन दिक्कत तब आई जब वो लद्दाख की बात करते करते, एनवायरनमेंट को बचाते बचाते, लद्दाख की क्लाइमेट को सेव करते करते, लोगों की एम्पावरमेंट करते करते जब वो पाकिस्तान पहुंच गए, दिक्कत यहाँ पे आ गया कि वो सारे कुछ करते करते कैसे पाकिस्तान पहुंच गए। और पाकिस्तान में जाके, इस्लामाबाद में जाके वो अपना जो डिमांड है उसको रखे, क्लाइमेट को कैसे बचाया जाए उसके ऊपर बातचीत की। इसी इंसिडेंट के बाद से सबके आंखें खुल गए कि वो इंसान, उनके साथ गवर्नमेंट की जितना भी प्रॉब्लम हो, भारत सरकार की जितना भी प्रॉब्लम हो, वो भारत में रह के अपना प्रोटेस्ट करे, कुछ पदयात्रा करे, मार्च करे, कुछ भी करे, लेकिन भारत में रह के करे। लेकिन ये कैसे, देखिए ये कैसे हमारे सबसे ज़्यादा दुश्मन देश, एकदम हॉस्टाइल कंट्री, वहाँ पे पहुँच गए। वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस, उन्होंने बोला कि एक कॉन्फ्रेंस के लिए वो गए थे। वो पाकिस्तान के अंदर डॉन मीडिया करके एक न्यूज़पेपर, एक मीडिया हाउस है, तो उन्होंने एक ये कॉन्फ्रेंस अरेंज किया था। किसके ऊपर? ब्रेथ पाकिस्तान करके नाम दिया था उसका, और उसमें क्लाइमेट के ऊपर और एनवायरनमेंट के ऊपर, जो एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज का जो इश्यूज़ है उसके ऊपर एक कॉन्फ्रेंस उन्होंने बुलाए थे। तो उनमें ये सोनम वांगचुक जी को भी इन्विटेशन दिए थे, और उनका आने जाने का जो खर्चा वो पाकिस्तान के ये डॉन का मीडिया दिए थे। जब ये हुआ उसके बाद भारत के अंदर गवर्नमेंट की एक आंखें खुल गई। उन्होंने सोचा कि ये बंदा जितना भी प्रोटेस्ट करे भारत के अंदर करे, लेकिन वो पाकिस्तान क्यों गया? जितना भी मान लेते हैं कोई अच्छा कॉन्फ्रेंस है, जो भी है, अब जब भारत के अंदर एक फेमस इंसान हो, आप एक इन्फ्लुएंसर हो, आपके बात लोग मानते हैं, आप एक एक्टिविस्ट हो, और आप जब जाके भारत के ही दुश्मन देश में जाके बैठ जाते हो, उधर जाके मुंह हंसते हुए अपना वीडियो बना के वो यूट्यूब में डालते हो, सोशल मीडिया में डालते हो, तब जाके गवर्नमेंट को थोड़ा सा दिक्कत हुई। तब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई ने इंडिया के अंदर उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। उनके पास ये फंडिंग कहाँ से आया और पाकिस्तान जाने का, आने का। अगर कोई पाकिस्तान का जो कोई संस्था है उनको फंड कर रहा है, तो पाकिस्तान का संस्था क्यों फंड कर रहा है उनको? ये भी एक दिक्कत की बात है, क्योंकि इतने सारे उनको ही क्यों फंड कर रहा है? तो ये सारे चीज़ को लेके वो गवर्नमेंट की स्क्रूटनी के अंदर आ गया। तो वांगचुक जी का जो एक्टिविटीज़ है, वो सारे एक्टिविटीज़ इस इंसिडेंट के बाद एक स्क्रूटनी के अंदर आ गया। ऊपर से वो पाकिस्तान में जाने के गए, वहाँ पे वीडियो बनाया, वो वीडियो हंसते हुए सोशल मीडिया में भी अपलोड किए थे। तो ये हो गया सोनम वांगचुक जी का पाकिस्तान में जाने का इंसिडेंट। और ऊपर से क्या किया उन्होंने, उनके साथ एक बार ये मोहम्मद यूनुस, बांग्लादेश का फिलहाल का जो गवर्नमेंट का जो चीफ है, जिसके अंडर बांग्लादेश एकदम भारत विरोधी होकर बैठा हुआ है, तो इनके साथ भी इनका हंसते हुए फ़ोटो निकला सोशल मीडिया में। तो जब ये सब होने लगा, तब सेंट्रल गवर्नमेंट और भारत के लोगों की आंखें खुली। उनको लगा कि ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो अब देखिए अब क्या होता है। अब चीज़ें यहाँ पे होता है कि 10 सितंबर 2025 को उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये 6 शेड्यूल और स्टेटहुड के डिमांड में हंगर स्ट्राइक शुरू किए थे। उसके बाद 23 सितंबर 2025 को क्या होता है, उस हंगर स्ट्राइक में 2 और लोग थे जो उनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया और उन दोनों को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। तो उसके बाद क्या हो गया, लद्दाख के अंदर कुछ लोगों ने मिलके एक वायलेंट प्रोटेस्ट कर दिया और बीजेपी का जो ऑफिस था वो जला दिए गए। जो सीआरपीएफ और पुलिस का जो गाड़ियाँ थे उनको जला दिए गए। रास्ते में कैओस, एनआरकी हो गया, पूरा कैओस शुरू हो गया लद्दाख के अंदर, पूरा लद्दाख शटडाउन हो गया। फिर 4 लोगों की मौत हो गई और 80 से ज़्यादा लोग, उनमें से सिक्योरिटी पर्सनल भी थे और सिविलियन भी थे, उनकी इंजरी आ गई। तो ये सारे चूक कुछ हुआ 23 सितंबर को। और होने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि ये जो वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ, ये प्रोटेस्ट जेनजी ने किया है। ये जो जेनजी का जो वर्ड, ये नौटंकी जो चालू हुआ है दुनिया के अंदर, ये बांग्लादेश के तख्ता पलट के बाद से, ये उन्होंने बोला कि ये एक जेनजी रेवोल्यूशन है, ये एक जेनजी रेवोल्यूशन है। और ये लद्दाख के अंदर जो यंग पॉपुलेशन है वो 5 सालों से उनको रोज़गार नहीं मिला, जॉब नहीं मिला, बिजनेस करने का अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिला, इसीलिए वो लोग
ऊपर से ये जब ये 2 लोग अनशन करते हुए, हंगर स्ट्राइक करते हुए जब बीमार पड़ गए, तो इसके बाद इन लोगों की ये जो यंग जनरेशन है इनकी गुस्सा फूट पड़ा और ऐसे वायलेंट हो गया। तो वो इनको एक जेन जी रेवोल्यूशन बोला और बोला कि मैं इस वायलेंस को सपोर्ट नहीं करता हूँ, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको सपोर्ट नहीं करूँगा। लेकिन सपोर्ट तो नहीं कर रहे ये उन्होंने बोला, लेकिन ये भी बोला कि ये जो जेनजी है ये फ्रस्ट्रेटेड है, इसीलिए इन्होंने किया, ऐसे वायलेंट तरीके से प्रोटेस्ट किया, ये उन्होंने बोला। तो जो भी है, अब बात ये सब बोल के उन्होंने बोला कि मैं इस वायलेंट को सपोर्ट नहीं करता हूँ, इसीलिए मेरा जो हंगर स्ट्राइक है वो मैं ख़त्म कर रहा हूँ बोल के उन्होंने 23-24 को ये हंगामा हुआ और 25 सितंबर 2025 को उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दी, ये बोल के कि मैं इसको सपोर्ट नहीं करता हूँ। लेकिन देखिए, वो पहले इसको जब ये वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ उनको सपोर्ट तो नहीं करता हूँ ये तो उन्होंने बोला, लेकिन इसके खिलाफ भी नहीं बोले कि ये गलत है, इसको अरेस्ट करना चाहिए जिन्होंने किया। क्योंकि कुछ दिन पहले उनका एक भाषण आया था, उनका एक रैली में एक भाषण आया था, उसमें उन्होंने एग्रेसिव तरीके से बोला कि जो ये जेनजी प्रोटेस्ट जो हो रहा है, जो पहले अरब स्प्रिंग में हुआ था, अरब स्प्रिंग में लोगों ने जो यंग जनरेशन है वो रास्ते पे उतर आया और गवर्नमेंट को तख्ता पलट कर दिया, जैसे बांग्लादेश में हुआ, जैसे नेपाल में हुआ, ऐसे भारत के अंदर जो लद्दाख है उसका जो यंग जनरेशन है वो भी ऐसे प्रोटेस्ट करके अपना जो डिमांड है उसको हासिल कर सकता है। ये एग्रेसिव तरीके से उन्होंने पहले एक रैली में बोले थे। तो इसका वीडियो यूट्यूब में, सोशल मीडिया में है। तो उसके बाद जब ये हुआ, लेकिन जब ये रियल में ये वायलेंस हो गया, उसके बाद उन्होंने उस वायलेंस से हाथ खड़े कर लिए। उन्होंने बोला कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं अहिंसा की पुजारी हूँ, गांधी जी के रास्ते पे चलता हूँ। तो ये जो भी किया जेनजियों ने, यानी यंग जनरेशन में, अपने फ्रस्ट्रेशन से ये सारे कुछ किया है, ये बोल के उन्होंने अपने पल्ला झाड़ लिए। लेकिन ये तो उन्होंने बोला, उन्होंने पल्ला झाड़ लिया, लेकिन गवर्नमेंट पीछे नहीं गया। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला, उनकी ये बातों से, उन्होंने पहले ये भाषण दिया था जेनजियो के ऊपर कि बहुत ही एग्रेसिवली बोला कि जो बाहर की दुनिया में ये वेस्टर्न सपोर्ट से जो भी जेनजी रेवोल्यूशन हो रहा है, उसका वो रेवोल्यूशन लद्दाख के जो यंग जनरेशन है वो भी एग्रेसिव तरीके से कर सकता है। तो इसी भाषण से ये प्रोटेस्ट हुआ और सारे जो वायलेंस हुआ, इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये जाता है सोनम वांगचुक को। ये बोल के गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि आपका जो प्रोवोकेटिव जो स्पीच था, इसके वजह से ये हुआ। ये गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स था। तो गवर्नमेंट ने पूरा बोला, देखिए आपको लद्दाख के अंदर लोग आपको मानते हैं, आप लद्दाख के अंदर फेमस हो, सिर्फ लद्दाख की नहीं, भारत के लोग भी आपको जानते हैं, एज ए एजुकेटर, एज ए इंजीनियर, एज ए इनोवेटर, एज ए एक्टिविस्ट आपको रिस्पेक्ट करते हैं। और आप जैसे लोग जब ऐसे भड़काऊ भाषण देते हो, एक प्रोवोकेटिव स्पीच देते हो, फिर बोलते हो उसके बाद जब वायलेंस हो जाता है तब आप बोलते हो मैं अहिंसा की पुजारी हूँ, मैं वायलेंस को सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं हंगर स्ट्राइक तोड़ रहा हूँ, तब जाके कुछ फ़ायदा नहीं है। क्योंकि पहले आप आपकी प्रोवोकेटिव स्पीच की वजह से ये सारे 4 लोग मर गए, 80 लोग घायल हो गए, उनमें से 40 तो सिक्योरिटी पर्सनल है और 40 सिविलियन है। तो आपके वजह से पूरा लद्दाख के अंदर जो एक खूबसूरत सा भारत का एक खूबसूरत रीजन है जहाँ पे हर वक्त शांति रहता है, उसी जगह पे आपने कैओस और एनार्की स्टार्ट कर दिए हो, आपकी वजह से हुआ है। तो ये गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स था। तो अब जाके उनका रिएक्शन क्या हुआ, जब गवर्नमेंट ने ये बोला तब जाके उन्होंने बोला, देखिए ये गवर्नमेंट हमें एक स्केप गोट बना रहा है। ये स्केप गोट बनाने की एक टैक्टिस है कि गवर्नमेंट अपने जो गलतियाँ है, अपने जो दिक्कत की, जो यूथ की जो फ्रस्ट्रेशन है, उसको सॉल्व ना करके सारे जो दोष है, सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो मेरे ऊपर डालना चाहते हैं। ये उनका रिएक्शन आया। अब उन्होंने बोला, देखिए मैं तो एक पीसफुल एक्टिविज़म को फॉलो करता हूँ, मैं वायलेंस में विश्वास नहीं रखता हूँ। जो वायलेंस किया उसके चलते हुए मैंने अपना हंगर स्ट्राइक भी तोड़ दिया, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट चाहता है कि सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरे ऊपर डाला जाए। अब देखिए जो वायलेंस हुआ, शायद उस वायलेंस के साथ सोनम वांगचुक जी का डायरेक्ट रिलेशन नहीं भी हो सकता है, लेकिन उनका जो स्पीच है वो
कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इस वायलेंस को प्रमोट करने के पीछे काम किया है, इसीलिए गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। लेकिन जब ये वायलेंस हुआ, जब इस वायलेंस में जितने सारे लोग आए थे, उनमें से जो कांग्रेस का, जो लेह के अंदर कांग्रेस का जो काउंसिलर है, उनका एक तस्वीर उस कैवस में सीसीटीवी फुटेज में सामने आया है। तो ये भी थोड़ी सी दिक्कत की बात है। जब अपोजिशन ऐसे रिएक्ट करेंगे, देश के अंदर एनार्की बनाने की कोशिश करेंगे, तो भी वो भी एक प्रॉब्लमेटिक बात है। तो ये सारे चीज़ चल रहा है। तो सोनम वांगचुक जी अपने रिएक्शन में खुद को इनोसेंट बोला। तो अब रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुआ, देखिए, गवर्नमेंट ने एक बार आपके ऊपर नज़र डाल ली, आपके जो काम है वो गलत तरीके से प्रेजेंट हो गया, तो उसके बाद गवर्नमेंट कुछ ना कुछ एक्शन तो आपके ऊपर लेंगे। तो रिसेंटली ये हुआ कि जो वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ, उसमें जो पुलिस और सीआरपीएफ की जो गाड़ियाँ जली, बीजेपी का जो ऑफिस जला, फिर 4 लोग मरे, 80 लोग घायल हुए, ये सारे डैमेज को देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने ये बोला कि आप अगर वो प्रोवोकेटिव भाषण ना देते तो ये सब नहीं होता है। तो पूरा ब्लेम चला गया उनके ऊपर। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने पहले उनका जो एनजीओ था SCEMOL, जो पहले हमने देखा, और उस एनजीओ का जो फंडिंग है उसको रोक दिया, क्योंकि हर एक एनजीओ के, भारत के अंदर जो भी एनजीओ है उसको बाहर से फॉरेन फंडिंग जो मिलता है, वो फंडिंग मिलने के लिए FCRA करके, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर एक लाइसेंस चाहिए होता है। अगर आपके पास वो लाइसेंस है तभी जाके आपका जो एनजीओ है उसको फॉरेन फंडिंग आप उठा सकते हो आपको एनजीओ के लिए। तो ये चीज़ गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया, यानी अभी से उनका जो एनजीओ है वो फॉरेन से पैसा नहीं उठा सकता। ये एक चीज़ हो गया। फिर क्या, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI ने एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया है उनके खिलाफ कि उन्होंने FCRA का जो लाइसेंस है, जो एक्ट है, उसको वायलेट किया है। कैसे क्योंकि कहाँ से पैसा आया, उसका जो कैसे खर्चा हुआ, कितना पैसा आया, ये सारे जो इसका जो रिकॉर्ड होता है ये FCRA को देना पड़ता है। तो ये सारे चीज़ में कुछ ना कुछ घपला निकला और उन्होंने CBI ने इसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। और क्या, ये लद्दाख के अंदर जो प्रोटेस्ट, अनरेस्ट, कर्फ्यू और प्रोहिबिटरी जो ऑर्डर्स जो इशू किए गए थे, इसके खिलाफ जब उन्होंने काम किया, ये सारे चीज़ को देखते हुए क्या हुआ, उनको जो NSA के अंडर, यानी नेशनल, NSA मतलब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर, उनको लास्ट में 26 सितंबर 2025 को उनको अरेस्ट भी कर लिया गया। वो अभी फ़िलहाल राजस्थान के अंदर, शायद एग्जैक्ट मुझे मालूम नहीं, शायद जयपुर के अंदर कोई जेल के अंदर बंद है। उनको अरेस्ट किया गया 26 सितंबर 2025 को। उनका ये जो वायलेंस के पीछे उनका जो प्रोवोकेशन था, इसके एलिगेशंस को लेके उनको अरेस्ट किया गया। अभी वो जेल के अंदर बंद है। और किसके अंदर, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट को ये पावर दिया जाता है कि अगर आपको लगे कि कोई व्यक्ति वायलेंस को प्रमोट कर रहा है या तो उसको प्रोवोकेशन के चलते हुए वायलेंस हो सकता है, तो आप पहले ही उस वायलेंस को प्रिवेंट करने के लिए उस व्यक्ति को आप अरेस्ट कर सकते हो। ये एक्ट बोलता है। इसी एक्ट के हवाला देते हुए अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, इनको अरेस्ट करके रखा है। तो फिलहाल के टाइम में इतना ही डेवलपमेंट है जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। तो अब थोड़ा सा हम ये जो उनका जो सोच है उसको समझने की कोशिश करते हैं, कि एकदम समरी करते हैं कि क्या सोनम वांगचुक जी सही है, कि गवर्नमेंट सही है, कि दोनों ही गलत है, कि दोनों ही सही है। तो ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले सोनम वांगचुक जी को चाहिए स्टेटहुड और 6 शेड्यूल, जो कि गवर्नमेंट इसलिए नहीं देना चाहता है क्योंकि लद्दाख का पॉपुलेशन भी बहुत कम है, और मेन जो रीज़न है, लद्दाख का जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो इतना क्रिटिकल है कि एक तरफ POK है यानी पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है। तो वहाँ पे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट पावर नहीं रहेंगे, आर्मी का मूवमेंट, आर्मी का रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा, आर्मी का पावर अगर कम हो जाएंगे, तो वहाँ पे ऊपर से सियाचिन को भी मेंटेन करना है। सियाचिन में सबसे हाईएस्ट बैटल फील्ड है सियाचिन, तो उसको भी मेंटेन करना है। तो तो ये सारे चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट अभी फ़िलहाल को टाइम में उसको लद्दाख को स्टेटहुड नहीं देना चाहता है, जो कि एक तरीके से सही भी है। अगर
ये इस चीज़ को अगर आप 3 लाख लोगों के लिए एक स्टेटहुड मिलता भी नहीं है, क्योंकि 3 लाख बहुत ही कम पॉपुलेशन होता है, तो उसके लिए एक अलग से स्टेट दे देना, ये भी ऊपर से उनका एक और डिमांड था, सॉरी मैं वो पहले बोलना भूल गया, वो क्या है, उनको अभी लद्दाख से लोकसभा में एक ही एमपी आता है, तो उनका डिमांड है कारगिल डिस्ट्रिक्ट से एक एमपी आएगा, लेह डिस्ट्रिक्ट से एक और एमपी आएंगे, यानी 2 एमपी आएंगे। तो ये डिमांड भी मानने को लगभग तैयारी है गवर्नमेंट, लेकिन उनका जो मेन दिक्कत आता है 6 शेड्यूल में और स्टेटहुड में। तो ये 2 डिमांड इसीलिए नहीं माना जा रहा है क्योंकि अगर 6 शेड्यूल में हमने डाल दिया तो गवर्नमेंट वहाँ से जो मिनरल्स है उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, कोई डेवलपमेंट भी नहीं कर पाएगा। देखिए सोनाम वांगचुक भी चाहते हैं कि लद्दाख के लोगों की एम्पावरमेंट हो, वहाँ पे जॉब आए, बिजनेस आए, लेकिन अगर आपको जॉब लानी है तो आपको बिजनेस लानी है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको लद्दाख के अंदर आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मान लीजिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बोल लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बोल लीजिए, फिर कनेक्टिविटी बोल लीजिए, ये सारे चीज़ को डेवलप करना पड़ेगा। तो ये सारे चीज़ जब आप डेवलप करने जाओगे तो तब जाके आपको ये आपको ज़मीन की दरकार पड़ेगी, तो आपको लैंड एक्विजिशन करना पड़ेगा। अगर आप पूरे लद्दाख कोई 6 शेड्यूल में डाल दो तो आप लैंड एक्विजिशन सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे करेंगे? तब लैंड एक्विजिशन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तब जाके स्टेट गवर्नमेंट से बात करो, एडीसी से बात करो, फिर ट्राइबल लोगों से बात करो, सब कुछ बात करके अगर सब कुछ सही बैठा तब जाके आप लैंड ले पाओगे। ऐसे करेंगे तो लद्दाख का डेवलपमेंट तो और स्लो हो जाएगा। जो डेवलपमेंट आप मांग रहे हो वही चीज़ और भी स्लो हो जाएंगे। फिर क्या? फिर मान लो आपको लद्दाख में जॉब क्रिएट करनी है, गवर्नमेंट जॉब तो लिमिटेड है, वो तो एक टाइम के बाद, एक संख्या के बाद वो लिमिटेड हो जाता है। फिर आपको अगर उससे भी ज़्यादा जॉब चाहिए तो आपको क्या करना है? फिर आपको चाहिए प्राइवेट कंपनियाँ। तो प्राइवेट कंपनियाँ लद्दाख में कब आएंगे? जब वहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी डेवलप होगा, तब टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, इंटरनेट जब डेवलप होगा तब अब वो आएंगे। तो आके तो अपना बिजनेस डालेंगे, बिजनेस डालने के लिए भी उसको थोड़ा बहुत लैंड चाहिए। तो अगर पूरा लद्दाख 6 शेड्यूल में है तो उसमें उनको भी लैंड लेना उसको भी मुश्किल हो जाएगा। तो एक तरीके से मान लीजिए सोनाम वांगचुक जी लद्दाख की डेवलपमेंट तो चाहते हैं, वहाँ पे जॉब तो चाहते हैं, बिजनेस की इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहते हैं, लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चर, उस जॉब को पाने के लिए जिस रास्ते पे चलना पड़ेगा, यानी डेवलपमेंट तो वो चाहते हैं, लेकिन डेवलपमेंट को हासिल करने के लिए जिस रास्ते पे लद्दाख को चलना पड़ेगा उस रास्ते पे चलना नहीं चाहते। दिक्कत यहीं पे आता है। वांगचुक जी का डिमांड सही है, सब कुछ सही है, लेकिन जो तरीका है, मतलब डिमांड को हासिल करने, उनको डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन जॉब चाहिए, लेकिन बाहर से कंपनियां वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे तो कैसे चलेगा? अगर प्राइवेट कंपनियां वहाँ पे नहीं जाएंगे, बिजनेस नहीं जाएगा, तो जॉब का फ्लरिशमेंट कैसे होगा? गवर्नमेंट जॉब कितना दे पाएंगे? सरकार 1000, 2000, 5000, 10,000, उसके बाद? तो ये सारे चीज़ को देखते हुए लास्ट में कुछ कई जगह पे गवर्नमेंट भी सही है, कई जगह पे उनका डिमांड भी सही है, लेकिन कहीं ना कहीं सोनाम वांगचुक जी का जो डिमांड है वो तो सही है, लेकिन उस डिमांड को हासिल करने के लिए जिस रास्ते पे चलना होगा उस रास्ते पे वो चलना नहीं चाहते। तो उनका ये थोड़ा बहुत, शायद मुझे लगता है कि डबल स्टैंडर्ड है, शायद मैं गलत हूँ, लेकिन आप लोग समझदार हो, जो इन्फॉर्मेशन सामने है उनको देख के आप लोग डिसीजन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है ये जो सोनाम वांगचुक जी जो डेवलपमेंट, लद्दाख के लिए डेवलपमेंट तो चाहते हैं, लेकिन डेवलपमेंट हासिल करने के लिए जो रास्ते पे चलना होगा उस रास्ते पे चलना नहीं चाहते। तो यही है जो मेरी समझ है, जो मुझे लगा मैं आपके साथ शेयर किया। तो आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है इस टॉपिक के ऊपर। उनका अरेस्ट तो अभी हो चुका है, अगर उनका बेल मिल जाता है, उनको रिलीज़ कर दिया जाता है, तो जब ये चीज़ होगा तो हम उसके ऊपर फिर से वीडियो बनाएंगे। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस, हमारी कंटेंट, हमारी कोशिश अच्छे लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।